नमस्कार साथियों, मैं मुकेश आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल अध्ययन धाम में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो बगैर समय खराब किए अपन अपने टॉपिक पे बात करते हैं कि साइंस का जो टॉपिक है आज का अपना, वो रहेगा रक्त परिसंचरण तंत्र। ठीक है, क्योंकि हमारे सिलेबस के अंदर दे रखा है, रीड के अंदर। वैसे सभी कंपटीशन में ये इम्पोर्टेंट रहता है कि भाई रक्त परिसंचरण तंत्र को जैव प्रक्रम के अंदर अगर पर देखें तो परिवहन के रूप में इसका अध्ययन करते हैं। तो जैव प्रक्रम के अंदर भी, जैव प्रक्रम के अंदर या बायोलॉजिकल प्रोसेस बोल सकते हैं इंग्लिश में। जैव प्रक्रम में अपन क्या पढ़ेंगे बताओ? परिवहन। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? परिवहन। बायोलॉजिकल प्रोसेस बोलेंगे इंग्लिश में। बायोलॉजिकल प्रोसेस के अंदर अपन क्या पढ़ेंगे बताओ? परिवहन या ट्रांसफॉर्मेशन। अब इसके ट्रांसपोर्टेशन की अपन बात करें जैव प्रक्रम की, तो इसको अपन अपने टॉपिक्स के हिसाब से देखें तो देखो, सबसे पहले तो अपन को ये पता होना चाहिए कि हमारे शरीर के अंदर प्रत्येक जो कोशिका है, ठीक है ना, प्रत्येक सेल के लिए क्या चाहिए बताओ? पोषण चाहिए। और वो पोषण चाहिए, चाहे वो जैसे अपन यूँ बात करें पोषण, या क्या चाहिए बताओ? ऊर्जा चाहिए जिंदा रहने के लिए। तो इस चीज़ की जो डिलीवरी का काम करता है, ठीक है, या इस चीज़ को पहुंचाने का जो काम करता है, वो अपन देखें तो वास्तव में कौन करता है? रक्त करता है। इसने पूरे शरीर के अंदर हर चीज़ को पहुंचाने का कॉन्ट्रैक्ट ले रखा है। तो डिलीवरी का ठेकेदार कौन हो गया बताओ? रक्त। जैसे कि अपन बात करें कभी भी अगर गैसों की बात करें तो देखो हीमोग्लोबिन की सहायता से पहुंचाता है। और जितना भी जो भोजन पाचन के बाद अपन कहें कि स्वांगीकरण अपन जब होता है, उसके बाद प्रत्येक सेल तक पोषक तत्वों को पहुंचाने का काम भी कौन करता है? रक्त करता है। तो एक तरीके से पूरे शरीर में पोषक तत्वों का वितरण करने का जो काम करता है वो रक्त करता है। और ये जो पूरा सिस्टम होता है वो कहलाता है रक्त परिसंचरण तंत्र। ठीक है ना? तो क्या होता है रक्त परिसंचरण तंत्र? छोटी सी बात मैंने ये बताई है कि शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पोषक तत्वों को पहुंचाने का जो कार्य करता है वही जो प्रक्रम है ना, वह प्रक्रम, क्योंकि सभी जैविक क्रियाओं को सुचारू रूप से शरीर के अंदर चालू रखने के लिए कहीं ना कहीं ऊर्जा की क्या पड़ती है? आवश्यकता पड़ती है। तो उसकी पूर्ति के लिए कौन काम करता है? रक्त लाने ले जाने का काम करता है। तो यहाँ अपन देखें कि अपना जो टॉपिक हो जाएगा वो साहब आपका हो जाएगा इसके अंदर ही टॉपिक में टॉपिक रक्त परिसंचरण तंत्र। क्या हो जाएगा? रक्त परिसंचरण तंत्र, या अपन इसको बोल सकते हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है ना? तो मोस्टली ये पढ़ना है अपने को इसी के अंदर, क्योंकि जैव प्रक्रम में कई सभी जो तंत्र है उनके बारे में अध्ययन अपन करते हैं। तो ब्लड सर्कुलेटरी जो सिस्टम है, इसको पढ़ने से पहले अपन को ये पता होना चाहिए कि इसका काम क्या था। तो मैंने बताया कि भाई सभी गैस और पोषक पदार्थों को प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाने की जिम्मेदारी इनकी होती है। इसके अंदर जब भी पढ़ते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि एक प्रश्न ये भी आता है कि इसकी खोज किसने करी थी। तो आपको खोजकर्ता का जो नाम है वो आपको ध्यान रखना है। और कब करी थी? सन 1628 ईस्वी में एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था विलियम हार्वे। कौन सा हार्वे? विलियम हार्वे। ठीक है ना? एक कंटिन्यूटी बनेगी अपनी, कोई दिक्कत नहीं है। टॉपिक के साथ आप जुड़िए। पहले खोज किसने करी थी रक्त परिसंचरण तंत्र की? विलियम हार्वे ने। अब विलियम हार्वे की अपन जब भी चर्चा करेंगे तो उसका संबंध डायरेक्टली किससे देखेंगे? रक्त परिसंचरण तंत्र से, है ना? अब जो रक्त परिसंचरण तंत्र है वास्तविकता में देखा जाए तो दो प्रकार का होता है। एक तो होता है खुला रक्त परिसंचरण तंत्र, खुला रक्त परिसंचरण तंत्र। ठीक है ना? इसको अपन यूं कह सकते हैं ओपन
ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। और जो दूसरा होता है आपका वो होता है बंद रक्त परिसंचरण तंत्र। ठीक है, तो इसको क्लोज बोल देंगे, क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, ये नाम पता होना चाहिए कि एक तो खुला होता है और एक कौन सा होता है, बंद। तो ये बात आगे कैसे बढ़ेगी वो देखना है अपने को, ये तो नॉर्मल सी बात है। देखो कि जब अपन इसको पढ़ रहे हैं रक्त परिसंचरण तंत्र को, रक्त परिसंचरण तंत्र, परेशान नहीं होना है, धीरे धीरे पढ़नी है सारी चीज़ और अच्छे से आपको समझ आएगी। आप जुड़े रहिए, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि ये टॉपिक कई पढ़ा दिए आप लोगों को और उसके आगे का जो टॉपिक है इसमें चल रहे हैं अपन, क्योंकि जय प्रक्रम में सभी तंत्रों को पढ़ना है अपने को, तो 2-3 तो कंप्लीट हो गए। इसको देखें तो रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में यहाँ छोटी सी बात देखो, खुला रक्त परिसंचरण तंत्र। ठीक है, अब इसकी अपन ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की अपन बात करें तो मैं थोड़ा सा आपको बताऊं कि देखो ये मान के चलो एक तरीके से अगर किसी के शरीर के अंदर रक्त को ले जाने के लिए एक तरीके से आप तो ये याद रखो, क्या नहीं हो बताओ, पाइपलाइन है ना, जिसको अपन अपनी भाषा में पाइपलाइन बोल रहे हैं। वास्तव में देखा जाए तो साइंस में ब्लड वेसल्स के नाम से जानते हैं, धमनी सिराओं के बारे में अपन सभी जानते हैं। अगर पाइपलाइन आपको दिखाई नहीं दे रही है ना, तो वो कौन सा रक्त परिसंचरण तंत्र होगा, खुला। क्योंकि जो रक्त है वो कैसे तरीके से बताओ, स्वतंत्र रूप से, फ्री रूप से, यहाँ अपन बात करें गुहाओं में, जिसको अपन हिमोसील गुहा भी कह देते हैं, है ना, गुहिकाओं में कैविटी के अंदर बहता रहता है। तो ऐसा रक्त परिसंचरण तंत्र क्या कहलाता है, खुला रक्त परिसंचरण तंत्र। ठीक है, तो इसको सही तरीके से अपन लिखें तो कैसे लिखेंगे, देखो साहब, शरीर में रक्त वाहिकाएं नहीं होती हैं, या अपन यूँ कह सकते हैं ब्लड वेसल्स क्या होती हैं बताओ, एब्सेंट होती हैं। ब्लड वेसल्स क्या होती हैं, एब्सेंट। जो रक्त होता है स्वतंत्र रूप से गुहाओं में या कैविटी बोल सकते हो, कैविटी, जैसे कि रुधिर गुहा बोल देते हैं, रुधिर गुहा। और इसके लिए एक वर्ड काम में लिया जाता है, हिमोसील के अंदर बहता है, के अंदर क्या होता है, बहता है। ठीक है, तो ऐसा रक्त परिसंचरण तंत्र क्या कहलाएगा बताओ, खुला। और इसके आगे अपन देखेंगे इसके बारे में, पहले दूसरे वाले को भी थोड़ा सा देख लेते हैं। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि बंद रक्त परिसंचरण तंत्र। देखो इसके अंदर बंद से ही या क्लोज से ही अपन को पता चल रहा है कि जो रक्त है वो वास्तव में किसके अंदर बताओ, रुधिर वाहिकाओं के अंदर होगा। इसका मतलब यही है कि ये जो रक्त होता है तो इसके अंदर जो रक्त वाहिकाओं के अंदर बहता है, तो रक्त वाहिकाएं क्या होती हैं बताओ, पाई जाती हैं, रक्त वाहिकाएं पाई जाती हैं। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट अपन बात करें, रक्त वाहिकाएं पाई जाती हैं और वाहिकाओं से बाहर रक्त नहीं आता है। ठीक है, रक्त नहीं आता है, ये ध्यान रखना है। तो दोनों प्रकार को आप समझो। खुले का मतलब खुला घूमता है,
शरीर के अंदर कोई विशेष प्रकार की नस वगैरह या धमनी शिराओं का विवरण अपन को देखने नहीं मिलता। इन की बात करें तो ये छोटे जीवों में, जैसे अभी अपन एग्जाम्पल के रूप में देखेंगे, अकशेरुकी जो होते हैं इनवर्टिब्रेट्स, उनके अंदर खुला रक्त प्रसंचरण तंत्र पाया जाता है। और प्रश्न भी वही बनता है, ये डेफिनेशन कोई नहीं पूछेगा, डायरेक्टली इसके एग्जाम्पल पूछते हैं कि किसके अंदर तो खुला पाया जाता है और किसके अंदर बंद प्रकार का पाया जाता है। तो अपन अगली स्लाइड पे इस चीज़ को देखते हैं। तो इतना तो अपन को पता चल गया कि भाई इनके अंदर रक्त वाहिकाएं नहीं पाई जाती, ध्यान रखना है। कहने का मतलब लाने ले जाने के लिए पाइपलाइन नहीं होती है, जबकि इसके अंदर पाई जाती है। ये आपको क्या रखना है, याद रखना है। चलो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लो, क्योंकि अभी इतने काम की चीज़ ये नहीं है, फिर भी थोड़ा सा डिफरेंट इसके बारे में अपन को पता होना चाहिए। चलो अब एग्जाम्पल से प्रश्न बनता है, वो देखना है अपने को कि एक तरफ कौन सा लिखा हुआ था, बताओ, ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ये लिखा हुआ था। दूसरी तरफ अपन देखेंगे कौन सा था, बताओ, क्लोज, या अपन यूँ कह सकते हैं इधर कौन सा था, बंद प्रकार का, और इधर कौन सा था, खुला रक्त प्रसंचरण तंत्र। यही बात कर रहे थे। तो देखो अब पॉइंट कौन सा देखना है आपको कि एग्जाम्पल से अगर प्रश्न आता है कि भाई किसके अंदर खुला पाया जाता है, किसके अंदर बंद पाया जाता है, तो वो आपका गलत नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल में अपन देखें तो या तो यूं आ जाए, अकशेरुकी, रुकिए जीवो, या अपन नॉन कोऑर्डेटा बोल सकते हैं, या अपन इनवर्टिब्रेट्स बोल सकते हैं, ठीक है, नॉन कोऑर्डेटा भी बोल सकते हैं। कैसे, जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी नहीं होती, रीढ़ की हड्डी जिनके अंदर मतलब नहीं, कहने का मतलब ये जो रीढ़ की हड्डी होती है वो इनके अंदर नहीं पाई जाती, उन जीवों के अंदर कैसा पाया जाता है, खुले प्रकार का, ठीक है। और जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी होती है, जैसे अपन क्या बोलेंगे, बताओ, कशेरुकियों में, तो इनको और क्या, कशेरुकीय जीवों में, एग्जाम्पल, ठीक है, ये भी एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं अपन। तो कशेरुकीय जीवों में अपन देखें तो इनको और क्या बोल सकते हैं, बताओ, कोर्डेटा, ठीक है, या वर्टिब्रेट्स, जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी क्या होती है, रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। तो उनके अंदर अपन देखेंगे कि कौन सा पाया जाता है, बंद प्रकार का। तो अपने अंदर कौन सा पाया जाएगा, फिर बताओ, बंद प्रकार का, ठीक है ना। भैंस के अंदर, गाय के अंदर, जितने भी जो अपन को जानवर देख रहे हैं जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी हो, उन सभी के अंदर कौन सा पाया जाएगा, बंद प्रकार का। तो मानव के अंदर भी कौन सा हो गया, बंद। लेकिन प्रश्न यहाँ से आने का अपवाद का ही आएगा, ये है डेफिनेट, फिक्स है। अब कैसे कि यहाँ देखें तो एग्जाम्पल के रूप में और भी अपन देखें तो संघ की बात करें तो देखो, आर्थ्रोपोडा, कौन सा संघ है, बताओ, आर्थ्रोपोडा संघ है। और एक कौन सा संघ है, बताओ, मोलस्का संघ, मोलस्का संघ, ठीक है। ये सबसे बड़ा संघ है, सबसे जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है, यही है। और सेकंड कौन सा बड़ा है, बताओ, मोलस्का। इनके अंदर रीढ़ की हड्डी, आर्थ्रोपोडा के बारे में आप सभी जानते हैं, जितने भी जो कीट वगैरह पाए जाते हैं, है ना, मकड़ी अकड़ी, ये सब चीज़ें जो कि अपन कीट पतंगे होते हैं, वो सब किस में पाए जाते हैं, आर्थ्रोपोडा के अंदर। तो आर्थ्रोपोडा संघ, जैसे कोई पूछे आपसे कि भाई ये मक्खी वगैरह होते हैं, इसके अंदर कैसा रक्त प्रसंचरण तंत्र होगा, तो कैसा होगा, खुला। मोलस्का की अपन बात करें तो जैसे आपने नाम सुना होगा, जो शंख बजाते हैं ना, तो वो पायला की भी बात करें अपन, उसके अलावा एक यूनियो होता है, एक ऑक्टोपस बाबा, ऑक्टोपस के बारे में आपने सुना होगा। ऑक्टोपस किसके अंदर आता है, मोलस्का। आपको इन सभी में से बराबर ये ध्यान रखना है कि यहाँ अपवाद के रूप में जो जिसके अंदर पाया जाता है और जो पूछ सकता है
अपवाद क्या है, तो अपवाद में ध्यान रखना है ऑक्टोपस। कौन सा है बताओ, ऑक्टोपस। ऑक्टोपस वास्तव में किस में पाया जाता है बताओ, मोलस्का में। लेकिन इसके अंदर कैसा रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है बताओ, ध्यान रखना ये बात जरूर, इसमें बंद प्रकार का पाया जाता है, बंद प्रकार का। कैसा बताओ, बंद। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पूरी इतनी घटनाक्रम में आपको एक ही चीज याद रखना है भाई साहब, कौन सा बताओ, ऑक्टोपस, जो कि किसका है, मोलस्का। अगर मोलस्का संघ की बात करें तो पूरे में तो ओवरऑल पूछे तो कौन सा हो गया, खुले प्रकार का, परंतु ऑक्टोपस में अगर पूछता है तो ऑक्टोपस के अंदर कैसा पाया जाता है बताओ, बंद प्रकार का। ठीक है, और भी अपन एक दो बातें और बताऊंगा मैं आपको अभी इसके बारे में। अब एग्जाम्पल ये चल ही रहा है, तो एग्जाम्पल में इसके अंदर तो कौन से आ जाएंगे, जैसे अपन कहें PARAM, कहने का मतलब कौन सा आ जाएगा बताओ, पिशीज वर्ग। ठीक है, इसके सभी जीव। कौन सा है, एम्फीबिया, एम्फीबिया, या क्या बोलेंगे, उभयचर। सभी उभयचरों के अंदर भी कैसा होगा बताओ, बंद। और रेंगने वालों को क्या बोलते हैं, रेप्टीलिया। क्या बोलते हैं, रेप्टीलिया संघ। तो इसकी भी बात करें, इसमें भी कैसा होगा। और एक देखें अपन एबीज, एबीज में कौन से आते हैं, पक्षी वगैरह आते हैं। और मैमेलिया, कौन सा है बताओ, मैमेलिया। इनके अंदर आपको ध्यान रखना है कैसा होता है बताओ, बंद प्रकार का। कैसा होता है, बंद। यहाँ से प्रश्न एग्जाम्पल का ही बनता है कि किस में खुला होता है और किस में क्या होता है, बंद। तो आपको बिल्कुल क्लियर रहना है कि भाई खुले प्रकार का कैसे जीवों में पाया जाता है, अकशेरुकियों में, जिनके अंदर क्या नहीं होती है बताओ, रीढ़ की हड्डी। तो अकशेरुकी, नॉन कॉर्डेट बोल सकते हैं, इनवर्टिब्रेट्स बोल सकते हैं, जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती। और यहाँ देखो एक कौन सा है बताओ, आर्थ्रोपोडा, और कौन सा है, मोलस्का। अब ये अपवाद के रूप में, एक्सेप्शंस जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा बताओ, ऑक्टोपस। ऑक्टोपस वास्तविकता में किस संघ का प्राणी है, मोलस्का का, परंतु इसमें कैसा पाया जाता है बताओ, बंद प्रकार का। ठीक है सर। अब यहाँ देखें, इसके साथ साथ अपन मानेंगे कि इम्पोर्टेंट इसकी तरह एक होता है कि जो एनिलिडा संघ है, कौन सा संघ है बताओ, एनिलिडा संघ, इसमें भी कौन सा पाया जाता है बताओ, बंद प्रकार का। और आपको नहीं ध्यान हो तो केंचुआ। ठीक है, या अपन इसको और क्या बोल सकते हैं, अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म, किसान का जो मित्र बोलते हैं ना, केंचुआ, उसके अंदर अगर आपसे कोई पूछे तो वास्तव में आपको याद रखना है कैसा होता है, बंद प्रकार का। तो यहाँ अब तक सबसे ज़्यादा जो प्रश्न पूछे गए हैं यही पूछे गए कि एक तो ऑक्टोपस वाला और दूसरा कौन सा है बताओ, एनिलिडा। ठीक है, पढ़ना सब है, लेकिन ये पता भी होना चाहिए कि ज़्यादातर अब तक कौन सा है और किस, मतलब इम्पोर्टेंट अपने पता चल जाता है कि ये ज़्यादा रिपीट हो रहा है तो वो तो गलत होना ही नहीं चाहिए। वैसे सारी छोटी छोटी चीज़ें अपन जरूर पढ़ेंगे, ठीक है ना, एक भी चीज़ छूटने वाली नहीं है, तो इतना ध्यान रखना है। चलो भाई, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से इसका। अब आगे की बात देखते हैं। यूँ अगर कोई पूछे तुमसे, एक नोट और लिखा देता हूं, चलो, कि एक होता है कॉकरोच, या इसको तिलचट्टा बोलते हैं, ग्राउस हॉपर, तिलचट्टा। ठीक है, इसकी बात करें, इसमें तेरेकोस्टियर, ठीक है, तेरेकोस्टियर
कहने का मतलब एक ऐसी नलिका के रूप में, ठीक है। फिर एक कोष्ठीय हार्ट पाया जाता है, हार्ट पाया जाता है। और इसके रक्त में हीमोलिम्फ वर्णक, ठीक है, होता है, जिसके कारण सफेद रंग का या आप कोष्टक में ऐसे भी लिख सकते हो रंगहीन रक्त पाया जाता है, ठीक है। दूसरी नोट कि जो ऑक्टोपस है, ऑक्टोपस की अपन जब भी बात करेंगे तो इसमें हीमोसाइनिन वर्णक पाया जाता है, हीमोसाइनिन वर्णक पाया जाता है। इसके कारण इसका जो रक्त है, रक्त का रंग नीला होता है। कैसा होता है साहब? इसके रक्त का रंग कैसा होता है? नीला होता है। इसके रक्त का रंग कैसा होता है? नीला होता है, ये ध्यान रखना है। तो इसके में तो कौन सा पाया जाता है? हीमोलिम्फ। कौन सा पाया जाता है? हीमोलिम्फ। या इसका रक्त कैसा होता है? रंगहीन होता है। आर्थ्रोपोडा में पाया जाता है कॉकरोच। ऑक्टोपस की बात करें तो वास्तव में ये किसमें था बताओ? मोलस्का में। किसमें था? मोलस्का का प्राणी है, और मोलस्का संघ का प्राणी है। इसके अंदर हीमोसाइनिन नामक क्या पाया जाता है? वर्णक, जिसके कारण इसके रक्त का जो रंग है वो कैसा होता है? नीला। ये छोटी सी दो बातें भी आपको क्या रखनी है? याद रखनी है। चलो बढ़े आगे। अब देखो साहब, इसी की बात करें अपन रक्त परिसंचरण तंत्र की। ये तो आपने यूं देखा कि रक्त परिसंचरण तंत्र है, दो प्रकार का था, खुला और बंद। वास्तव में देखें तो इसमें कितनी चीजें पाई जाती हैं? तो नंबर 1 पे आपको क्या रखना है? रक्त, या क्या बोलेंगे बताओ? ब्लड। सीधी सी बात है। दूसरी जो होगी उसको बोलेंगे रक्त वाहिकाएं, रक्त वाहिकाएं, ठीक है। और तीसरे नंबर पे आपका क्या होगा? हार्ट, या क्या बोलते हैं बताओ? हृदय, ठीक है। इन तीनों चीजों से मिलकर क्या बनता है? रक्त परिसंचरण तंत्र। अब आपके दिमाग में लिम्फ का भी आएगा, लसिका का, कि लसिका भी तो एक तरल पदार्थ है, ऊतकों है, वो इसकी सहायता करता है, ठीक है ना। वास्तव में देखा जाए तो कौन कौन से हैं? रक्त हैं, रक्त वाहिकाएं हैं, और क्या है बताओ? हार्ट। इसको ब्लड वेसल्स बोल सकते हैं इंग्लिश में। इन तीनों की सहायता से मिलकर के क्या बनता है? रक्त परिसंचरण तंत्र। यहाँ पे अपन एक घर के बारे में सोच सकते हैं। जैसे घर, नीचे से अपन को पानी कहाँ चढ़ाना है? ऊपर। तो 3 चीज चाहिए। एक तो मोटर चाहिए समरसेबल नीचे से, जो कि कहाँ पहुँचाए? ऊपर पहुँचाए। एक पाइपलाइन भी होनी चाहिए, और एक पाइपलाइन में कुछ पहुँचाने के लिए पानी भी तो होना जरूरी है। तो तरल पदार्थ कौन सा हो गया? रक्त। पाइपलाइन कौन सी हो गई? रक्त वाहिकाएं। और उसको पहुँचाने का, पंप करने का काम कौन कर रहा है? हार्ट। तो इस हिसाब से अपन सेक्वेंस में इनको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर बात करें किसकी बताओ? रक्त की। किसकी बात करें? रक्त की। तो रक्त क्या है? देखो भाई, ब्लड। इस रक्त के बारे में पढ़ने से पहले इसके नाम भी आपको पता होना चाहिए। इसको रुधिर भी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं? खून भी बोलते हैं, ब्लड सो बोलते हैं। कुछ लोग क्या बोलते हैं? लहू भी बोलते हैं। भिन्न भिन्न भाषाओं में अलग अलग नाम हैं।
लेकिन अगर कोई पूछे कि रक्त की जो स्टडी है, रक्त की स्टडी किसके अंदर की जाती है, साइंस की किस शाखा के अंदर, तो आपको ध्यान रखना है हीमेटोलॉजी। क्या नाम याद रखना है साहब, हीमेटोलॉजी। हीमेटोलॉजी के बारे में जब भी अपन बात करें तो देखो दो वर्ड हैं, एक तो हीमे प्लस लॉजी है ना, एक कौन सा है, लॉजी। इंग्लिश में बोले तो भी लिख सकते हो आप। लॉजी का अर्थ क्या होता है बताओ, अध्ययन। लॉजी का अर्थ क्या होता है, अध्ययन। हिम का मतलब क्या है, लोहा। हिम का मतलब क्या है, लोहा, या क्या बोलेंगे, एफी। तो कहने का मतलब रक्त के अंदर क्या होता है, लोहा होता है। तो ब्लड का जो अध्ययन किया जाता है वो साइंस की किस ब्रांच के अंदर किया, स्टडी ऑफ ब्लड। तो आपको ध्यान रखना है कौन सी है बताओ, हीमेटोलॉजी। क्या नाम है साहब, हीमेटोलॉजी। ठीक है, हीमेटोलॉजी के अंदर ब्लड से रिलेटेड जितनी भी रक्त कणिकाएं हैं, क्या प्लाज्मा होता है, कैसे क्या होता है, इन सारी चीज़ों का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। ठीक है, कौन कौन सी चीज़ें, हार्ट, रक्त वाहिकाएं और रक्त, और ब्लड अपन ने स्टार्ट किया तो ब्लड के बारे में और क्या क्या चीज़ें आपको याद रखनी है वो देखिएगा। जैसे पहला पॉइंट अपन ने देखा था कि इसको क्या बोलते हैं, स्टडी ऑफ रक्त। वापस लिखूं तो भी स्टडी ऑफ ब्लड, तो क्या बोल दिया था, हीमेटोलॉजी। हीमेटोलॉजी। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट, दूसरे पॉइंट की अपन बात करें तो देखो रक्त निर्माण कहाँ पर होता है, तो आपको ध्यान रखना है अस्थि मज्जा में, या इसको बोन मैरो बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बोन मैरो, अस्थि मज्जा। फिर दूसरा प्रश्न, रक्त निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको ध्यान रखना है रक्त निर्माण की जो प्रक्रिया है उसको बोलते हैं हीमोपोइसिस। क्या बोला जाता है बताओ, हीमोपोइसिस, इंग्लिश वर्ड है। इसका मतलब क्या है, रक्त का निर्माण होना। रक्त का क्या होना साहब, निर्माण होना। और रक्त के बारे में क्या क्या बात अपने को याद रखनी है, अपने को ये याद रखना है कि जो रक्त है, रक्त की जो पीएच है साहब, पीएच, ठीक है, पीएच कितनी है, 7.4 फिक्स है ये। तो इसकी वजह से ये कैसा होता है बताओ, हल्का क्षारीय। कैसा होता है, हल्का क्षारीय। ठीक है, और क्या बात याद रखनी है कि देखो शरीर की मात्रा की अपन बात करें, शरीर के भार का, शरीर के भार का 7 से कितने परसेंट बताओ, 8%। हमारे बॉडी में कितना, ऐसा नहीं है कि कोई आदमी बहुत लंबा चौड़ा अपन दिख रहा है तो, लेकिन उसकी बॉडी के अकॉर्डिंग कितना होगा बताओ, 7 से 8%। अपन ये भी याद रखना है आपको कि अगर लीटर में बात करें तो वास्तव में शरीर में कितना होता है रक्त, शरीर में रक्त की जो मात्रा है वो कितनी होती है। तो औसत की अपन बात करें, एवरेज, तो औसत आपको ध्यान रखनी है 5 से कितने हैं बताओ, 6 लीटर। कितनी है साहब, 5 से 6 लीटर। ठीक है, ये सभी पॉइंट आपको याद होने चाहिए क्योंकि सभी काम के हैं। रक्त की स्टडी या अध्ययन को क्या बोला जाता है बताइएगा, इसको बोलते हैं हीमेटोलॉजी। क्या बोलते हैं, हीमेटोलॉजी। उसके अलावा रक्त निर्माण की कहाँ पर होता है, तो आपको ध्यान रखना है कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में। रक्त निर्माण की जो प्रोसेस है या प्रक्रिया है उसको क्या बोला जाता है, हीमोपोइसिस। रक्त की जो पीएच है वो फिक्स है, कितनी याद रखनी है आपको, 7.4, क्योंकि 7 से ऊपर जाएगा तो वो किस में चला जाता है, क्षारीय में। इसलिए ये कैसा होता है, हल्का क्षारीय। शरीर के भार का जो ब्लड होता है हमारे शरीर में, जैसे मान के चलो किसी का 100% भार है तो उस भार का 7 से 8% जो
मात्रा है वो किसकी होगी बताओ, रक्त की। और शरीर में रक्त का औसत अपन मात्रा देखें तो कितनी होती है, 5 से 6 लीटर। ठीक है, 5 से कितनी होती है, 6 लीटर। अब इसमें भी आपको ध्यान रखना है कि देखो पुरुष के अंदर ऐसा माना जाता है कि 5 से कितने लीटर बताओ, 6 लीटर। जबकि जो महिला है उसमें ऐसा माना जाता है कि साहब कितना होता है, 4 से 5.5 लीटर। कहने का मतलब थोड़ा सा कम होता है, थोड़ा सा कम होता है। तो घरों में लड़ाई होती है तो पति हमेशा यूं ही बोलता रहता है कि मेरा तो तू खून पीती है। तो यूं करके यूं कह सकते हैं कि वो कहीं ना कहीं अपना पूरा कर लेती है कोटा, इसलिए भगवान ने भी क्या दिया है, थोड़ा सा कम दिया है ना। चलो आगे अपन बात करें, सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है इसमें कि रक्त जो है वो कैसा विलयन है बताओ, बफर विलयन है। रक्त कैसा विलयन है बताओ, बफर विलयन। अब ये बफर विलयन क्या बीमारी है साहब, जब आपने प्रैक्टिकल किए होंगे साइंस में या नहीं किए, जो आर्ट वाले हैं उन्होंने भी अगर इसको देख रहे हैं क्लास को, बफर विलयन का मतलब ऐसा विलयन जो अपनी पीएच में परिवर्तन का क्या करता है, विरोध करता है, तो वो कैसा विलयन कहलाता है बताओ, बफर विलयन। तो आपसे पूछा जाए तो रक्त कैसा विलयन है बताओ, बफर विलयन। ठीक है ना। अब बात करें साहब कि इसके अंदर इसका रंग हीमोग्लोबिन के कारण, किसके कारण बताओ, हीमोग्लोबिन के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण कैसा होता है बताओ, लाल होता है। अभी अपन पढ़ रहे हैं जहाँ से, यहाँ साइड में एक मैरिज गार्डन है, तो धूम-धड़ाम धुआंधार डीजे चल रहा है। अब भगवान जाने क्या तो चल रहा है उसमें, लेकिन सुनाई नहीं दे रहा बराबर। पर अब माइंड उधर भी जा रहा है मेरा थोड़ा थोड़ा, क्योंकि मेरे को डांस देखना बहुत पसंद है। भले ही आता नहीं है बराबर, लेकिन देखना बहुत पसंद है। तो भाई थोड़ा सा देख लेते हैं, वैसे इसके बारे में बात कर रहा हूँ मैं, उधर माइंड को कत्ते ही जाने नहीं दे रहा हूँ। ठीक है ना। तो आपको पढ़ा रहा हूँ भाई, उस हिसाब से सुनना आप। अगर वॉइस उसके अंदर आ रही हो तो उसको इग्नोर करना, क्योंकि शादियों का सीजन है, सड़क पे भी नहीं, इधर उधर बहुत सारे डीजे चल रहे हैं। अब देखो रक्त की अपन जब भी बात करें, ठीक है, रक्त कैसा विलयन है, बफर विलयन। अगर रक्त में 0.2 पीएच का भी क्या आ जाए बताओ, अंतर भी मृत्यु का कारण हो सकता है, मृत्यु का कारण हो सकता है। ये बात कितनी फैक्ट है देख सकते हो आप, कि ये अपनी पीएच में परिवर्तन का क्या करता है, विरोध करता है। अगर मान के चलो आपने इसकी पीएच में कोई डिस्टर्ब किया किसी भी तरीके से, अगर 0.2 पीएच का भी अंतर आया तो उस व्यक्ति की क्या हो सकती है, मृत्यु। इसलिए इसकी पीएच 7.4 क्या होती है, फिक्स होती है, आपको ध्यान रखना है ना। तो नॉर्मल सी बातें हैं, आपको एक बार वापस रिवाइज करा देता हूँ कि भाई अध्ययन को क्या बोलते हैं, हिमेटोलॉजी। हिम शब्द आ गया, मतलब किससे संबंधित है, रक्त से। रक्त निर्माण को कहाँ पर होता है, तो अस्थि मज्जा में, या क्या बोलते हैं, बून मेरो। रक्त निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, हीमोपोइसिस। रक्त की पीएच की बात करें 7.4, हल्का क्षारीय। ठीक है। शरीर के बाहर का 7 से 8%, शरीर में रक्त औसत 5 से 6 लीटर, पुरुष में 5 से 6 लीटर, महिला में 4 से 5.5, किसी में 6 भी हो सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। बफर विलयन है, रंग हीमोग्लोबिन के कारण। तो ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है ना। इसके बारे में चलो भाई बढ़े आगे। देखो फिर चला दिया बहुत तेज।
चाहते क्या है भाई? देखो, एक इम्पोर्टेंट बात ये और याद रखनी है आपको कि रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है। एक प्रकार का तरल संयोजी, कहने का मतलब फ्लूइड या लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू या लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है ना? परंतु विभाजन नहीं होने के कारण वो डिस्टर्ब हो रहा है, होने के कारण इसे फाल्स आभासी तरल संयोजी ऊतक भी कहते हैं, ठीक है? आभासी तरल संयोजी ऊतक भी कहते हैं। किसको बताइएगा? रक्त को, ठीक है? अब देखो भाई, रक्त की अपन जब बात करें इसके कंपोजिशन की या संगठन की, रक्त का क्या देखें अपन, बताओ? संगठन। तो संगठन या कंपोजिशन जब अपन देखेंगे, कंपोजिशन ऑफ ब्लड, अब मैं आपसे पूछ भी नहीं सकता कि भाई आवाज़ आ रही है बाहर की कि नहीं आ रही। कंपोजिशन ऑफ ब्लड, तो देखो पहले थोड़ा सा एक सिंपल सा देख लेते हैं। मान के चलो ये रक्त है, रक्त के अंदर देखें तो पार्ट तो दो होते हैं। एक तो ये क्या होती हैं बताओ? कणिकाएं पाई जाती हैं इसमें बहुत सारी संख्या में, और वैसे उनके टाइप्स कितने होते हैं? 3 होते हैं। देखो, ये जो इसका तरल पदार्थ होता है ब्लड के अंदर, ठीक है? तो जो तरल पदार्थ होता है उसको बोला जाता है प्लाज्मा। क्या बोला जाता है? प्लाज्मा। और जो दूसरा अपन कह सकते हैं, दूसरा पार्ट होता है, उनको बोला जाता है रक्त कणिकाएं या क्या कह सकते हैं बताओ? ब्लड कार्पल्स, ठीक है ना? प्लाज्मा कैसा होता है? तरल भाग, और जो कणिकाएं होती हैं वो ये मान लो। अब इसको अपन डिटेल में देखें तो देखो, ये रक्त हो गया आपका, इसको 2 पार्ट में अपन डिवाइड कर रहे हैं। पहला पार्ट देखें तो क्या बोलेंगे बताओ? प्लाज्मा, ठीक है? क्या नाम है? प्लाज्मा। आपको ध्यान रखना है कि ये जो होता है इसके बारे में, ये कितने % है बताओ? 55%, ठीक है? और ये भी ध्यान रखना है कि ये हल्के पीले रंग का होता है। कैसा होता है? हल्के पीले रंग का। और उसके अलावा क्या याद रखना है कि इसके अंदर देखो क्या क्या होता है? पोषक तत्व भी होते हैं इसके अंदर, आयंस भी होते हैं, है ना? चलो इसको ऐसे बता देता हूँ। 55 में से, किस में से? 55% में से अपन यूँ कह सकते हैं 92% क्या होता है? जल। और जो 8% होता है उसके अंदर अपन को देखना है क्या क्या होता है। तो क्या होते हैं बताओ? पोषक पदार्थ भी होते हैं इसके अंदर, प्रोटीन भी होती हैं, मुख्यतः प्रोटीन बोलेंगे, आयन भी होते हैं, और चौथे नंबर पे देखें नाइट्रोजनी अवशिष्ट पदार्थ भी होते हैं।
नाइट्रोजनी अवशिष्ट, जैसे कौन से होंगे बताओ, यूरिया है, ये चीज़ें, ठीक है। और क्या देखें, अमीनो अम्ल भी होते हैं, क्या होते हैं, अमीनो अम्ल भी होते हैं। तो वास्तव में देखा जाए तो कितने परसेंटेज है ये बताओ, प्लाज्मा रक्त का 55%। कितने परसेंट है, 55। कैसे रंग का होता है, हल्के पीले रंग का। इसके अंदर क्या होता है, 55 में से भी आपको फिर कहोगे ये बाणों कहाँ से आ गए, इस 55 का 92% जल और 8% क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोल सकते हैं, अकार्बनिक पदार्थ बोल सकते हैं, अकार्बनिक कार्बनिक, है ना। अब पोषक पदार्थ, प्रोटीन, आयन, अमीनो एसिड, क्योंकि प्रोटीन टूटेगी तो अमीनो एसिड तो होंगे ही, नाइट्रोजन अवशिष्ट पदार्थ, यूरिया, पर बहुत कम मात्रा में होते हैं, जिससे अपन को कोई हानि नहीं होती, ठीक है। तो ये तो आपका क्या हो गया बताओ, प्लाज्मा। अब दूसरे नंबर पे इधर क्या आएंगी बताओ, रक्त कणिकाएं। क्या आएंगी साहब, रक्त कणिकाएं, या इनको अपन क्या बोल सकते हैं बताओ, ब्लड कार्पल्स। इंग्लिश में बोल के बता देता हूं आपको, क्या बोलते हैं बताओ, ब्लड कार्पल्स, ठीक है। ब्लड कार्पल्स या ब्लड सेल्स भी बोलते हैं। अच्छा, इनको सेल इसलिए भी नहीं मानते क्योंकि इनके अंदर विभाजन नहीं होता है, परंतु इनको बोलचाल में बोलते हैं ब्लड सेल्स, तो वो आपको ध्यान रखना है। इनके बारे में आपको और क्या बात याद रखनी है कि देखो साहब, ये जो टोटली है 3 प्रकार की है। एक कौन सी है बताओ, आरबीसी। दूसरी की बात करें अपन, कौन सी हो गई बताओ, डब्ल्यूबीसी। और तीसरा पार्ट कौन सा हो गया, प्लेटिलेट्स। कौन सा हो गया, प्लेटिलेट्स, ठीक है। यहां देखें अपन तो बराबर इनके अनुपात की बात करें रक्त कणिकाओं की, तो ये कितने परसेंट पाई जाती हैं बताओ, 45%। तो 55 + 45 100 हो गया, तो ये कितने परसेंट है बताओ, 45%। अब आरबीसी की बात करें और इनकी बात करें तो देखो इसके अंदर भी 45 में से भी, अभी बता दूं आपको कि ये जो आरबीसी है वो अकेली कितने परसेंट है बताओ, 41%। और ये दोनों मिलकर के कितने परसेंट हैं बताओ, 4%, ठीक है। हो गई टोटल आपके कितने बताओ। अब ये परसेंट वाले पूछ लेता है कई बार, इसलिए अपन बात कर रहे हैं। तो रक्त कणिकाओं में सर्वाधिक 41% हो गई, तो अपन यूँ भी कह सकते हैं ये लगभग कितने परसेंट है बताओ, 99%। और 1% ये दोनों हैं, कौन कौन सी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटिलेट्स। प्लेटिलेट्स को बिंबाणु बोलते हैं, अब ये थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं। इन सभी को अपन अध्ययन करेंगे जब देखेंगे। तो ये रक्त का या ब्लड का क्या है बताओ, संगठन है कि 2 पार्ट में डिवाइड है। कि पहला कौन सा है बताओ, प्लाज्मा जो हल्के पीले रंग का है 55%, दूसरा कौन सा, रक्त कणिका है 45%, ठीक है। आरबीसी अकेली 41% है 45 में से, और यहाँ 4% ये दोनों कुल मिला के, तो इसका अनुपात लगभग कितना है, 99%, और ये कितनी है, 1%, ठीक है ना। चलो तो इसको अपन ठीक है, इतना लिख लिया। अब देखो अब मोस्टली अपन किसके बारे में देखेंगे बताओ, प्लाज्मा के बारे में। तो प्लाज्मा जो है कैसे रंग का था बताओ, हल्के पीले रंग का, रंग का तरल या लिक्विड। हल्के पीले रंग का क्या है आपका, तरल है या लिक्विड है। इसके बारे में और अपन देखें तो प्रश्न बनता है इसके लिए कि पीला रंग, हल्का पीला रंग क्यों है। तो पीला रंग बिलुरुबिन नामक जो वर्णक है
वर्णक के कारण होता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है ना। अब देखो इसके अंदर क्या पाई जाती है, प्रोटीन। तो इनसे प्रश्न बनने के चांस रहते हैं, इसलिए अपन इसकी बात करेंगे। प्लाज्मा की प्रोटीन, प्लाज्मा की प्रोटीन, प्लाज्मा की प्रोटीन। अब देखो इसमें आपको ध्यान रखना है, एक तो कौन सी, एल्बुमिन प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन, एल्बुमिन प्रोटीन। दूसरी फाइब्रिनोजन प्रोटीन। दूसरी कौन सी याद रखनी है, फाइब्रिनोजन प्रोटीन। और तीसरी की बात करें अपन, ग्लोब्यूलिन प्रोटीन। ठीक है, ग्लोब्यूलिन प्रोटीन। अब देखो साहब, तीन है, एल्बुमिन, फाइब्रिनोजन प्रोटीन और कौन सी है, ग्लोब्यूलिन। मोस्टली इन तीनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये किसके अंदर पाई जाती है बताओ, प्लाज्मा में, है ना। एल्बुमिन क्या करती है, तो अपन जानते हैं कि ये एल्बुमिन प्रोटीन सबसे ज़्यादा पाई जाती है प्लाज्मा के अंदर, और ये परासरण दाब से संबंधित होती है। दूसरी बात करें अपन किसकी बताओ, फाइब्रिनोजन की। फाइब्रिनोजन जैसे अपन यहाँ पे लिख भी देते हैं, अलग अलग कलर से मैं लिख देता हूँ इसको। देखना, चलो अगली स्लाइड पे देख लेते हैं। तीनों के नाम तो याद रह जाएंगे आपको, कौन कौन सी है, एल्बुमिन, फाइब्रिनोजन और कौन सी है, ग्लोब्यूलिन। ठीक है, तीनों के नाम याद रखने हैं आपको। अब इनके बारे में देखो थोड़ा सा। बात अगर किसकी आती है, एल्बुमिन प्रोटीन की। कौन सी प्रोटीन की, एल्बुमिन प्रोटीन। ठीक है, तो ये ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है, ऑस्मोसिस प्रक्रिया के अंदर, तो ये किससे संबंधित होती है बताओ, परासरण दाब से। ठीक है, या अपन क्या बोल सकते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर से संबंधित है ना। ये जो प्रोटीन है वो प्लाज्मा में क्या होती है बताओ, सर्वाधिक पाई जाती है। ठीक है, दूसरे नंबर पे अपन देखें, दूसरे नंबर पे कौन सी थी, फाइब्रिनोजन। तो इस फाइब्रिनोजन प्रोटीन की अपन बात करें तो इसका जो कार्य है वो है रक्त का थक्का बनाना, रक्त का थक्का बनाना। इसका काम क्या है बताओ, रक्त का थक्का बनाना। ठीक है, जब भी कोई चोट लगती है तो फाइब्रिनोजन जो होता है वो प्रोटीन होती है, वो अपन यूँ कह सकते हैं रक्त के थक्के के निर्माण में क्या करती है, सहायता। तीसरी अपन ने देखी अभी, ग्लोब्यूलिन। तो जो ग्लोब्यूलिन प्रोटीन है ये हमारे शरीर में डिफेंस या रक्षात्मक काम करती है। रक्षात्मक कार्य करती है। ठीक है, जैसे इसके अंदर अपन यूँ कह सकते हैं किसका निर्माण होता है बताओ, एंटीबॉडी का निर्माण। किसका निर्माण, एंटीबॉडी का निर्माण होता है।
तो तीनों प्रोटीन के बारे में और क्या याद रखना है, देखो इसके बारे में पहले थोड़ा और देख लेते हैं। फिर वापस ये 3 प्रकार की होती है। अल्फा ग्लोब्यूलिन, ठीक है, और दूसरी होती है बीटा ग्लोब्यूलिन, और तीसरी होती है आपकी गामा ग्लोब्यूलिन। गामा ग्लोब्यूलिन। अब ये जो हैं इनके काम सुनिए आप थोड़ा सा, देखो ये कॉपर से संबंधित है, ये कॉपर का परिवहन, और ये बीटा ग्लोब्यूलिन जो है Fe का परिवहन, और ये जो है ये निर्माण करती है साहब आपका एंटीबॉडी का निर्माण। एंटीबॉडी का क्या करती है? निर्माण, ठीक है। एंटीबॉडी का क्या करती है? निर्माण करती है। एंटीबॉडी का क्या करती है? निर्माण। इसमें अपन यूँ कह सकते हैं कि अल्फा ग्लोब्यूलिन कॉपर से संबंधित है, क्योंकि 3 प्रोटीन देख रहे हैं। एल्बुमिन प्रोटीन किससे संबंधित है? ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि किससे संबंधित है, तो आपको ध्यान रखना है किससे है, बताओ, परासरण दाब से, है ना। और ये सर्वाधिक पाई जाती है। ये फाइब्रिनोजन, रक्त का थक्का बनना। ग्लोब्यूलिन प्रोटीन को अपन बोलेंगे, इसका काम क्या होता है? रक्षात्मक कार्य। और ये किसका निर्माण करती है? एंटीबॉडी का। अब ये 3 प्रकार की है, तो आपको ध्यान भी रखना है। अल्फा ग्लोब्यूलिन किससे संबंधित है? कॉपर से। बीटा ग्लोब्यूलिन किससे संबंधित है? Fe के परिवहन से। और गामा ग्लोब्यूलिन जो है वो किससे संबंधित है? एंटीबॉडी के निर्माण से, ठीक है। चलो भाई फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलो देखो, अब यहाँ से या तो ये प्रश्न बनेगा कि ये परासरण दाब से कौन सी प्रोटीन संबंधित है? एल्बुमिन। कहाँ पाई जाती है? प्लाज्मा के अंदर। अब दूसरा जो प्रश्न बन सकता है वो क्या बनेगा, देखना कि सभी जो प्रोटीन, पूरा ही लिख देता हूँ, गामा ग्लोब्यूलिन, गामा ग्लोब्यूलिन प्रोटीन को छोड़कर सभी प्रोटीनों का निर्माण यकृत में होता है, ठीक है। अब ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार अपन को कंफ्यूज कर देगा कि प्लाज्मा में पाई जाने वाली जो प्रोटीन है उनका निर्माण कहाँ होता है। तो आपको ध्यान रखना है कहाँ पर होता है, बताओ, यकृत के अंदर। लेकिन मैंने एक लाइन लिखी है कि किसको छोड़कर, तो आपको बराबर याद रखना है गामा ग्लोब्यूलिन जो प्रोटीन है को छोड़कर सभी प्रोटीनों का निर्माण कहाँ पर होता है? लीवर में या यकृत में होता है। किसके अंदर होता है? लीवर में या किस में होता है, बताओ? यकृत में होता है। परंतु जो गामा ग्लोब्यूलिन होती है उसका निर्माण अपन देखें, गामा ग्लोब्यूलिन प्रोटीन का निर्माण आपको ध्यान रखना है। लिम्फोसाइट मिल सकता है, लिम्फोसाइट, या आपको याद रखना है कौन सा, बताओ? अस्थि मज्जा में होता है ना। और इसी को अपन यूं कह सकते हैं
इम्यूनोग्लोब्यूलिन भी कहते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कई जगह आईजी लिखा होगा, क्योंकि जो एंटीबॉडी होते हैं उनका निर्माण करती है जी। तो एंटीबॉडी जो है इनके आधार पर, जैसे इसके पे ही IgA और कौन सी होती है IgM देखें अपन कैपिटल। तो ये किस में होती है बताओ? माँ के दूध में। किस में होती है? माँ के दूध में होती है। और IgM ये प्रश्न भी आया हुआ है, सबसे पहले निर्माण होता है इसका। सबसे पहले क्या होता है बताओ? निर्माण। फिर बात करें अपन यहाँ पे, एक हो गई, दूसरी हो गई, तीसरी की बात करें IgG। तो इसके बारे में ये ध्यान रखना है कि प्लेसेंटा को पार कर सकती है, पार कर सकती है। ठीक है, 3 हो गई। चार IgE। तो ये किससे संबंधित है बताओ? एलर्जी से। किससे संबंधित है? एलर्जी से। अगर ये सीक्वेंस सही नहीं दिख रहा हो तो इसको मैं अगली स्लाइड पे लिख दूं, कोई बात नहीं। ये 4 हो गया। 5वां अपन बात करें यहाँ पर, 5वें की एक होती है IgD। ठीक है, तो 5 प्रकार के क्या होते हैं? एंटीबॉडी होते हैं। केवल नाम याद रखने आपको, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि जो ग्लोबुलिन प्रोटीन होती है वो किसका निर्माण करती है? एंटीबॉडी का। किसका निर्माण करती है? एंटीबॉडी। तो एंटीबॉडी कौन कौन से होते हैं? तो देखिएगा, इसका इम्यूनोग्लोबुलिन भी बोलते हैं। तो एंटीबॉडी कौन सी थी? एक देखिए अपन ने, कौन सी थी? IgA। तो ये कहाँ पाई जाती है? माँ के दूध में। किस में पाई जाती है? माँ के दूध में, पहली। दूसरी बात करें कौन सी थी बताओ? IgM। ठीक है, तो इसके बारे में ये पता होना चाहिए कि इस सबसे पहले निर्माण, तो कौन सी एंटीबॉडी का निर्माण होता है सबसे पहले? IgM। तीसरी बात करें IgG, तो ये प्लेसेंटा को पार करके, प्लेसेंटा को पार करके भ्रूण तक पहुंच सकती है, भ्रूण तक चली जाती है। ठीक है, और चौथे नंबर पे अपन बात करें IgD, तो ये लिम्फोसाइट की सहायता करती है। लिम्फोसाइट की हेल्प। ठीक है, और 5वें नंबर पे अपन देखें IgE, तो इसका संबंध किससे है बताओ? एलर्जी से। तो ये पांचों के नाम आपको याद रखने हैं। और अभी मैंने ये डिटेल में IG क्या है, इम्यूनोग्लोबुलिन जो गामा ग्लोबुलिन है उसी का एक नाम होता है। अपन देखें तो ये एंटीबॉडी कितने प्रकार के हो गए? 5 प्रकार के। ये माँ के दूध में पाया जाता है IgA। IgM सबसे पहले क्या होती है? निर्मित होती है। ये भी प्रश्न बनता है, ऐसी कौन सी एंटीबॉडी है जो प्लेसेंटा को क्या करती है? पार करती है। और लिम्फोसाइट की हेल्प कौन करती है? IgD। और एलर्जी से संबंधित कौन सी है? IgE। कौन सी है बताओ? IgE, है ना। चल, अब 1-2 बातें और अपन देखें, इतना आपको समझ में आ गया हो तो। प्लाज्मा के अंदर एक पदार्थ होता है, कौन सा बताओ? हिपेरिन। कौन सा पदार्थ होता है? हिपेरिन।
ये रक्त का थक्का नहीं बनने देता है, नहीं बनने देता है, नहीं बनने देता है। कहने का मतलब हमारे शरीर के अंदर रक्त का थक्का नहीं बने, उसके लिए जिम्मेदार कौन होता है? हेपेरिन। कौन सा पदार्थ होता है? हेपेरिन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पदार्थ है ये। कौन सा बताओ? हेपेरिन, जो कि एंटी क्लॉटिंग होता है शरीर के अंदर। कैसा होता है? एंटी क्लॉटिंग। ठीक है ना। चलो, और क्या याद रखना है? जैसे अपन कह सकते हैं कि भाई जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा एक तरल पदार्थ था जो लगभग कितने प्रतिशत था बताओ? 55% था। इसके अंदर एक छोटी सी बात और बस याद रख लो आप। जैसे मान के चलो ये प्लाज्मा है, क्या है बताओ? प्लाज्मा। अगर प्लाज्मा से फाइब्रिनोजन, प्लाज्मा से फाइब्रिनोजन निकाल दें तो जो बचता है उसका नाम क्या होता है? सीरम। जैसे कई बार पूछा जाता है कि सीरम क्या होता है, तो आपको ध्यान रखना है कि अगर प्लाज्मा से किसको निकाल दें बताओ? रक्त का थक्का जमाने वालों को, रक्त का थक्का जमाने वाले कारकों को क्या कर दिया जाए? निकाल दिया जाए। कारकों को क्या कर दिया? जैसे देखो, मान के चलो ये पूरा ही अपन कह सकते हैं क्या है? प्लाज्मा है। इस प्लाज्मा के अंदर यहाँ पर देखें तो रक्त का थक्का बनाने वाले हैं। अगर इनको अपन क्या कर दें? बाहर निकाल दें। कहाँ निकाल दें? बाहर। तो जो पदार्थ ये बचेगा इसके अंदर, जो पदार्थ ये बचेगा ये क्या कहलाएगा बताओ? अगर इसको बाहर कर दें अपन तो जो बचेगा वही क्या कहलाएगा बताओ? सीरम। मेरा कहने का मतलब केवल आपसे ये है कि प्लाज्मा से अगर फाइब्रिनोजन की बात नहीं कर रहा हूँ, रक्त का थक्का जमाने में देखो एक तो क्या होती है? विटामिन भी याद रखनी है आपकी। कौन सी संबंधित है बताओ? विटामिन के। और तत्व कौन सा याद रखना है? कैल्शियम। ठीक है, कैल्शियम जो है ये भी रक्त का थक्का बनाते हैं। अगर इनको प्लाज्मा से क्या कर दें? आउट कर दें तो जो पदार्थ बचता है वो क्या कहलाता है? आपका सीरम। ये बराबर याद रखना है। ठीक है ना, क्या कहलाता है? सीरम। तो प्लाज्मा में वो कौन सा पदार्थ है जो शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनने देता? उसका नाम क्या है? हेपेरिन, है ना। और प्लाज्मा से अगर रक्त का थक्का बनाने वाले कारकों को क्या कर दें? अलग कर दें, तो आपको ये मानना है कि वो क्या होगा फिर बताओ? सीरम। तो प्लाज्मा और सीरम में इतना ही क्या होता है? डिफरेंट होता है। ठीक है ना। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। थोड़ा सा हुआ क्या है आज कि आसपास बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था, तो मेरे को ज़्यादा आवाज़ आ रही है। वीडियो में पता नहीं आई है कि नहीं आई है। तो अपन अगली क्लास में इस चीज़ को थोड़ा सा, अगर ऐसी कोई आपको लगे तो अगली बार बिल्कुल सुधार करेंगे। ठीक है ना। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले इसी टॉपिक के। आ जा भाई त्रिलोक।